हेलो। आइए हम सब रिवाइज करते हैं PSIR फॉर नेट JRF। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में कौन कौन से टॉपिक है। आइडियलिज्म या तो फिर लिबरलिज्म भी कहते हैं इसे। दूसरा है रियलिज्म। तीसरा है न्यू लिबरलिज्म। चौथा है न्यू रियलिज्म। पांचवा है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। छठा है क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी। सोशल कंस्ट्रक्टिव सोशल कंस्ट्रक्टिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो अगर हम लिबरलिज्म में देखें तो इसे हम आइडियलिज्म भी कहते हैं, ठीक ना। तो मैंने जो जो रेड पॉइंट से मैं मार्क किया हूँ ना, मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा। लिबरल बिलीव नहीं करते थे स्टेट सेंट्रिक अप्रोच में। वो बिलीव करते थे नॉट द ओनली एक्टर इन इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इनका मानना था स्टेट सिर्फ एक ही एक्टर नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, NGOs भी है और ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन इनका भी रोल है। और देसी हाँ, लिबरलिज्म इंडिविजुअल को एक फ्रीडम की तरह देखते हैं। डेमोक्रेसी, ट्रेड, कॉमर्स, रूल ऑफ लॉ एज द की टू प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। तो लिबरलिज्म में आप ये सब याद रख सकते हैं और इनका बेसिक एजम्पशन आप खुद से पढ़ो। आइडियलिस्टिक क्या बिलीव कर सकते होंगे। Human beings are essentially good, and democracy allow unfettered expression of this goodness, leading to a preference for peace। तो आइडियलिस्ट देखो, अगर आइडियलिस्टिक कैसे होगा, जो थाट्स है, जो विचारक होते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ इंसान ऐसा भी, इतना अच्छा भी कर सकता है, इतना अच्छा भी हो सकता है, इतना बुरा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से वो अच्छा लेके चल रहा है एक तरह से। तो ये आपको देखना है। मोरालिटी यहाँ पर थर्ड 5 पॉइंट है आइडियलिज्म का। मेन फोकस क्या है आइडियलिज्म का। पीस, जस्टिस, इंटरडिपेंडेंस थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहता है आइडियलिज्म। और इनका फोकस क्या है, फोकसेस किन किन के ऊपर है, ह्यूमन नेचर के ऊपर है, नॉट यूनिटरी स्टेट। तो मतलब ह्यूमन के नेचर पे सब कुछ डिपेंड करता है। जैसा अभी इंडिया के कंटेस्ट में हम लोग देख सकते हैं, या तो फिर जो जेनजी रिवॉल्यूशन हो रहा है आपका नेपाल में, बांग्लादेश में, अभी आपका अ, साउथ में हो रहा है। इंडिया का वो नहीं है, इंडिया का नहीं है। नेपाल कहाँ हो रहा है, बांग्लादेश तो हो चुका, श्रीलंका या मडागास्कर कुछ, या मॉरिशस में शायद, कुछ इधर ही का है। सो वहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर हम देखें लिबरल थाउट टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो क्या थाउट्स है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब हमने देखा। पीस, कोऑपरेशन, एट्रोसिटी को अबॉलिश करना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड अंडर कैपिटल, लिमिटेड गवर्नमेंट, काउज ऑफ वार एंड डिटर्मिनेंट ऑफ पीस। तो कारण क्या हो सकते हैं, लड़ाई के कारण क्या हो सकते हैं। अगर मिलिट्री स्ट्रांग है तो वो हमेशा लड़ाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं। और क्या पीस का डिटर्मिनेंट क्या, सबसे पहले हम देखते हैं काउजेज ऑफ वार। आइडियलिस्ट क्या देखते हैं, आर्बिट्री इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। अगर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अफेयर, अगर मान के चलो महाराष्ट्र अभी तुम्हारा क्या कर रहा था, लैंग्वेज के चलते वो जो मार रहे थे आम जनता को, जो वहाँ पर रह रहे काफ़ी साल से या गए हैं अर्निंग के लिए, उन्हें बदतमीजी की तरह ऐसा कर रहे थे। तो ये हो गया क्या, आर्बिट्री इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट इन डोमेस्टिक इशूज़ में, डोमेस्टिक में कर रहे हैं। या तो फिर इंटरनेशनल अफेयर में, अगर प्राइम मिनिस्टर बाय द वे, जैसे कि पाकिस्तान का जो मतलब टेररिस्ट अटैक होता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंटरनेशनल अफेयर में जाकर के ये बातें रखते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। तो ये कह सकते हो, अगर ये सब आर्बिट्री, जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प आर्बिट्री इंटरवेंशन कर रहे थे यहाँ पे इंडिया पे, कि मैंने एक तरह से 47 टाइम उन्होंने कहा कि वार रुकवा दी मैंने, इंडिया और पाकिस्तान की जो हो रही थी 2025 में। तो ये चीज़ आइडियलिस्टिक मना करता है
कि ये सब कारण है लड़ाई होने का। तो पहला कारण तो आप प्रैक्टिकल वे में देख सकते हो। दूसरा है अनडेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अनडेमोक्रेटिक नेचर है। अब आप सब सारे कंट्रीज़ की फॉरेन पॉलिसी देख लो, उससे अब पता चल जाएगा कि आपको कौन सबसे ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक नेचर का है। जहाँ पर इलेक्शन या वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग हो, इलेक्शन में करप्शन हो या लीकेज हो सिस्टम में, तो अनडेमोक्रेटिक नेचर है ये सब, है ना। चाहे सिस्टम की तरफ से, चाहे जेनोसाइड हो, तो वो भी अनडेमोक्रेटिक नेचर है। इमिग्रेशन जो बांग्लादेशी रेफ्यूजीज है इंडिया में, उसको लेकर के वो अनडेमोक्रेटिक वे में ट्रीट कर सकते हैं। रियलिस्टिक कंसीडर वाइल जबकि रियलिस्टिक कंसिडर करते हैं बैलेंस ऑफ पावर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ नेशन स्टेट, और आइडियलिस्टिक देखते हैं हाईली वोलाटाइल अनस्टेबल। तो आइडियलिस्टिक क्या देखते हैं नेशन को कि काफ़ी वोलाटाइल है, अनस्टेबल है, और ग्राउंड हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। तो इसलिए वो रेमेडी निकाले, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करने वाला होना चाहिए। तो ये है। तो हमने तीसरा पॉइंट देख लिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पीस, पीस कैसे है। इंडिविजुअल लिबर्टी अगर देंगे तो पीस जाहिर सा बात है एस्टेब्लिश करेगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबल कैपिटलिज्म अकॉम्प्लिश बाय फ्री ट्रेड, ये भी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म, अ प्रिकर्सर टू लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म। तो देखते हैं इमानुएल कांत, इन्होंने अपनी वर्क में बताया था ये सब, क्लासिकल लिबरलिज्म के फिलोसफर है। परपेचुअल पीस जो कि बुक लिखा था, अ फिलोसफी स्केच इज रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। अब यहाँ से आया पीस थ्योरी, याद रखना, परपेचुअल पीस से। कांत, इमानुएल कांत पोजिटेड दैट individual desire to be free and prosperous, and so democracy and trade are likely to expand. This expansion will naturally lead to growth of international law and organization which ठीक। He believed that war and conflict can be overcome, वार और कन्फ्लिक्ट को ओवरकम किया जाता है या मिटिगेट किया जा सकता है थ्रू कंसर्टेड चेंजेस इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस को बदलेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं। फिर जेरी मैंथम, वो भी इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ का टर्म देते हैं, और उन्होंने क्या किया है कि लीगली रिकॉग्नाइज एज इंटरनेशनल एक्ट, जैसे कि जो रूल्स बनेगा ना इंटरनेशनल लॉ, वो लीगली रिकॉग्नाइज होना चाहिए हर एक इंटरनेशनल एक्टर के द्वारा। और यहाँ कह रहे बिलीव करो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वुड बेनिफिट फ्रॉम एडहरिंग टू नेशनल फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल लॉ होगा, वो बेनिफिट करेगा इंटरनेशनल लॉ में। और जॉन लॉक आते हैं फिर, जेरी बेंथम का हो गया। जॉन लॉक कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये कहता है। और दिस रेफर टू एज प्रॉपर्टी इन हिज बुक। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल राइट, तो प्रॉपर्टी वो नेचुरल राइट है ना। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी, लिबर्टी, लाइफ, राइट, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ शायद प्रोटेक्ट करना रहता है। तीन में मुझे एक बार देखना पड़ेगा। His analysis of democratic government and their ability to secure peace has been extended to a sphere of international relations by liberal theories। और डिफरेंट तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेन में आते हैं रिचार्ड कॉब्डेन 1804 से 1865 तक। और इनका मानना क्या था, रोल जो स्टेट का रोल होगा ना, वो पीस और फ्रीडम फैलाने का काम, स्टेट इन द स्प्रेड ऑफ पीस एंड फ्रीडम इन द वर्ल्ड वाज। वर्ल्ड में पीस और फ्रीडम का रोल कम रहेगा। वर्ल्ड में वो कम से कम, मतलब पीस और फ्रीडम फैलाए, ठीक ना। आइडियलिज्म फोकस करता है इस चीज़ पे, जो कि फर्स्ट ट्रेन में देखा जा सकता है। अब कॉब्डेन साउट द आंसर इन ऑब्जेक्टिव जनरल लॉ, ये जनरल लॉ पे मतलब काम करते हैं, जैसे कि ह्यूमन नेचर के बेसिस। और ये आर्गू करते हैं फ्री ट्रेड अल्टीमेटली वर्ल्ड पीस की तरफ जाएगा, जो कि इन्फ्लुएंस से एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो इन हिज आइडियाज।
और सेकेंड स्ट्रेंड में आते वुडरो विल्सन 1856 से 1924 तक, जिन्होंने थ्योरीज ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म दिया है, याद रखना इंटरनेशनलिज्म, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन में फोकस करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, और स्प्रेड करना है इनको डेमोक्रेसी। सेकेंड स्ट्रेन में वुडरो विल्सन आता है। मल्टीलेटरलिज्म को फोकस करते ही ओपन डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल नेगोशिएशन एज वेल एज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ सीज। इन्होंने काफ़ी कुछ रिकॉग्नाइज़ किया अपने तरफ से कि हम इंटरनेशनल फ्रीडम, अपनी सी में आने का आपको फ्रीडम देते कि आप आइए ट्रेड करिए, नेगोशिएशन कर लिया इन्होंने ऑप्शन रखा है ना। अब 14 पॉइंट्स अगर देखें तो 14 पॉइंट कब डिक्लेयर किया गया था विल्सन के द्वारा? वर्ल्ड वॉर 1 में, जबकि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद 1918 में, तो वो प्रेसिडेंट थे तब, तो उन्होंने कहा कि ओपन एग्रीमेंट हम कर सकते हैं पीस के लिए, कोई सीक्रेट एग्रीमेंट, ओपन एग्रीमेंट पीस के लिए, कि हम दोनों पीस मेंटेन करेंगे, दो कंट्रीज। और दूसरा में है फ्रीडम ऑफ सीज आउटसाइड टेरिटोरियल वाटर, मतलब सी के ऊपर भी फ्रीडम उन्होंने दिया कि जो टेरिटोरियल अकॉर्ड, जो टेरिटोरियल एक्सटेंड के बाहर है उनका, उस पर भी फ्रीडम है, अब सी में आ सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑल इकोनॉमिक बैरियर टू ट्रेड, रिडक्शन ऑफ नेशनल आर्मामेंट टू द लोएस्ट लेवल दैट इज नेसेसरी फॉर डोमेस्टिक सेफ्टी, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम, ये चीज़ तो एक्सेप्ट करते हैं वो लोग अपना। इवैक्यूएशन ऑफ जर्मन ट्रूप फ्रॉम रसिया एंड रेस्पेक्ट फॉर रशियन इंडिपेंडेंस। देखो, इवैक्यूएशन ऑफ जर्मन ट्रूप फ्रॉम बेल्जियम, जर्मन ट्रूप को भी देखो जो रशिया से भगाया उन्होंने, सपोर्ट किया, और जर्मन से भी, फ्रांस से भी, है ना। इटालियन बॉर्डर को रीएडजस्ट किया और उनका नेशनलिटी को रिकॉग्नाइज किया, ये था। लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, के लिए लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। फिर ट्रूप्स को, फिर जर्मन ट्रूप्स को हटाया बाल्कन से, और बाल्कन पीपल को इंडिपेंडेंट दिलाई, और टर्की को भी इंडिपेंडेंट किया, पोलैंड को भी। देखो इतना कुछ किया है। फॉर्मेशन ऑफ जनरल एसोसिएशन अंडर स्पेसिफिक कम्युनिटी फॉर द पर्पस ऑफ अफोर्डिंग म्यूचुअल गारंटी, तो देखो ये सब देश को जोड़ने का काम किया। कौन? वुडरो विल्सन। ये इनका फोकस इंटरनेशनल ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल सिनेरियो में ज़्यादा था। तीसरा स्ट्रेंड में देख सकते हैं फोकस किया गया स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। एडेलिम्स किस चीज़ पे फोकस करते हैं? सिस्टम, स्ट्रक्चर जो है उनका, उसका, उस पर। और इनके मेन प्रोपोनेंट है जे हॉब्सन, 1858 से 1940 तक, जो कि न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म थ्योरी देते हैं। While this line of thoughts bear a strong resemblance to structural realism in its assertion of anarchical nature of international system, तो anarchical nature बात कर रहे हैं, anarchy की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या लग रहा है? लग रहा है अगर कोई न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा ना, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम एक तरह से अनार्की की तरह होगा। ये नो वन हेयर टू रूल, मतलब सारे अपने 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 स्टेट अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, पर ग्लोबल में जो भी कंट्रीज़ है, 7 कॉन्टिनेंट्स, वो एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा होगा, एनार्की एक तरह से क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ तक पढ़ लिया हमने, थर्ड स्टैंड तक। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। तो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म पहला है, सोशियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, कम्युनिटी, और क्या क्या है, रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, और कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस उसी में आ गया। तो ये है आपका लिबरलिज्म। फिर चौथा आपका इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, है ना। तो 30 पेज का है, ये बुक का है। अब सोशियो देखो, रॉबर्ट जैक्सन और जॉर्ज सोरेनसन
डिवाइड करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इनटू 4 टाइप्स। ये लोग 4 तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए उसे उसकी उसको देख रहे थे, जिस तरह से फिलॉसफी थी लिबरल थ्योरी, एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन को लिबरल वे में देख रहे थे। तो उस पे क्या क्या फिलॉसफी, सोशियोलॉजिकल, जहाँ सोसाइटी का पार्ट हो, है ना। तो यहाँ पर फोकस किया गया ट्रांसनेशनल रिलेशन, ठीक ना, रिलेशन बिटवीन पीपल्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री। ट्रांसनेशनल रिलेशन कैसा है, अदर कंट्री आते तो इंडिया में, खुद फॉरेनर कोई आते हैं इंडिया में तो कैसा लगता है उनको, उनका यहाँ पर कैसा बिहेवियर रहता है। तो उस बेसिस पे ये आता है सोशोलॉजिकल प्लूरलिज्म एंड इट फोकस ऑन बोथ द सोसाइटी एंड स्टेट। तो सोशोलॉजिकल मतलब सोसाइटी और स्टेट दोनों पे फोकस करता है। ट्रांसनेशनलिज्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर जेम्स रोस्न्यू, इनका भी काफ़ी काम रहा है फॉरेन पॉलिसी में, जो कि फोकस है ऑन ट्रांसनेशनल, ये भी ट्रांसनेशनल पे फोकस करते हैं और बड़े लेवल के पॉपुलेशन पे। तो हाँ, और ये मल्टी सेंट्रिक वर्ल्ड को की बात करते हैं, कौन, जेम्स रोस्नो। ये सब याद रखना, मल्टी सेंट्रिक और कॉबवेब मॉडल और बिलियार्ड बॉल मॉडल। तो जॉन बटन का जो बुक है वर्ल्ड सोसाइटी, यहाँ पर प्रपोज किया है इन्होंने कॉबवेब मॉडल, जहाँ पर क्या दिखाता है, ट्रांसनेशनल रिलेशन दिखाता है, सोसाइटी सेंट्रिक मॉडल जहाँ पर दिखाता है वेयर मल्टीपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट, है ना। कॉबवेब मॉडल, एक सेंटर रहेगा जिससे मल्टीपल चैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, इंटरडिपेंडेंस के चलते, स्टेट्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस होना, जैसा इंडिया का है अभी या अदर कंट्रीज का भी है। कॉबवेब मॉडल प्रपोजेस अ वर्ल्ड दैट इज ड्रिवन बाय म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन रेदर देन एंटागोनिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। तो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए यहाँ पर। इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंकेज की बात करते हैं। कॉबवेब मॉडल इज इन कॉन्ट्रास्ट टू बिलियार्ड बॉल मॉडल, इसके कॉन्ट्रास्ट में बिलियार्ड मॉडल को दिखाया गया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच कम्युनिकेशन पासेस। तो बिलियार्ड बॉल मॉडल में क्या है कि जहाँ पर स्टेट, हर एक स्टेट ऑटोनोमस है और इंडिपेंडेंट है, वो अपने सोवरेनिटी को देख करके वो एक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ इशू में हर कंट्री यहाँ ये भी फॉलो करती है, और कुछ कुछ इशू में काफ़ी इंटरडिपेंडेंस हो जाता है। जैसे समझे इकोनॉमिक में तो इंटरडिपेंडेंस ही दिखाते हैं। तो दोनों केसेस चलते हैं यहाँ ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आर्नोल्ड उल्फर, इन्होंने प्रपोज किया था वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर 1930 या 28 या 16। दिस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज एन एनार्की वर्ल्ड, वेस्टफेलियन ऑर्डर। और फिर आता है आपका इसी में है सोशियोलॉजी, सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो कार्स डब्ल्यू डिच डिच ये एक प्रोपोनेंट देते थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म। यहाँ पर प्रिंसिपल इन्होंने इंक्लूड किया है रीजनल इंटीग्रेशन, रेफ्यूटेड हायरकियल रिलेशन। इन्होंने सपोज किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट पे, और इनका दो इम्पॉर्टेंट वर्क है, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट 1966 एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द नॉर्थ अटलांटिक एरिया 1957। He said that social mobilization lead to political development and economic transaction. He talked about the transaction integration balance. तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का टर्म इन्होंने दिया। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी मतलब क्या है कि कॉमन मिलिट्री फ्रंट होना चाहिए किसी एक्शनल स्टेट के खिलाफ। अब जैसे कि यूरोपियन यूनियन में वार होगा, लड़ाई होगी, तो सारे कंट्री एक साथ आ जाएंगे ना, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, सब जो भी मेंबर है सारे आ जाएंगे एक साथ। वैसा सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात कर रही है। और इन्होंने दो टाइप्स के सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात की, एक अमलगमेटेड और एक दूसरा है इंटीग्रेशनिस्ट कम्युनिटी।
तो यहाँ एमलगेटम में क्या है कि सारे का स्टेट अलग अलग है, सब एकजुट होते हैं, तो मिलना होता है। और इंटीग्रेटिनिस्ट कम्युनिटी मतलब जहाँ पर लोग खुद इंटीग्रेट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्टेट अपना सॉवरेनिटी अपने पास ही रखते हैं बट एक यूनियन में जुड़ जाते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। फिर रिपब्लिकन या तो डेमोक्रेटिक, तो ये भी आपको पता है, यहाँ पर इमानुएल कांत आ गया, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इन्होंने दिया। परपेचुअल पीस के की बात करते हैं, ये आप पढ़ते हैं ना, मैं रेड पॉइंट से ही पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ पर इमानुएल कांत परपेचुअल पीस, ये लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस को सपोर्ट करते हैं। पैसिफिक यूनियन, मेकिंग ऑफ पैसिफिक यूनियन मतलब शांतिपूर्वक, रिपब्लिक प्रूफ हेल्पफुल मेकिंग, ठीक है। फिर ये तो 2-3 बार आ गया। मोरल फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, जोन ऑफ पीस है, ये जोन ऑफ पीस बनाना चाहते हैं कौन है, इमानुएल कांत। और इसका रीज़न था बिहाइंड वार इन दिस वर्ल्ड इज़ द लैक ऑफ डेमोक्रेटिक, वार के कारण, वार इसलिए होता है क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो फ्रांसिस फुकुयामा लिबरल डेमोक्रेसी के एक्सपेंड करते हैं और मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस को, ये भी। तो माइकल डोयल का भी नाम आता है यहाँ पर। इन हिज एसे कांत लिबरल लीगेसी एंड फॉरेन अफेयर, तो माइकल डोयल देखो ये बुक लिखता है, एसे लिखता है, कांत के बारे में लिखते हैं, लिबरल लीगेसी के बारे में लिखते हैं, फॉरेन अफेयर के बारे में लिखते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, आर कंट्रोल बाय देयर सिटीजन who will not advocate or support war with other democracy, this will lead to a zone of peace। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, वो कंट्रोल किए जाते हैं अपने सिटीजन के द्वारा, और जो कि ये नहीं बताते हैं कि अदर डेमोक्रेसी के साथ, और सपोर्ट नहीं करते अदर डेमोक्रेसी के साथ वार। और इससे क्या होता है, पीस, जोन ऑफ पीस क्रिएट होता है। डोवेल का वर्क क्या है, वे ऑफ वार एंड पीस 1987, और माइकल डोवेल का ये भी है, ऐसे है कांत लिबरल लीगेसी। ये दो चीज़ें डेमोक्रेटिक पीस जोन की बात करते हैं, जैसे कि लाइक एग्जिस्टिंग वेस्टर्न यूरोप डेमोक्रेटिक पीस जोन में है, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ग्लोबल साउथ। तो इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म, ये तो आप जान रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म ये पढ़ सकते हैं आप। ये आप पढ़ो पॉज करके। यहाँ पर देखो इंटरडिपेंडेंस में दो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एक होता है रियलिस्टिक अप्रोच, पावर एंड सेल्फ मार्क्सिस्ट अप्रोच, इंटरनेशनल रिलेशन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये दोनों बातें तो सही है। इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में जोसेफ नाइन और रॉबर्ट क्यूहने का नाम आता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंपल इंटरडिपेंडेंस और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को, है ना, ठीक है। और जो बेसिक टर्म है सिंपल इंटरडिपेंडेंस का, सिंपल इंटरडिपेंडेंस रेफर टू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशन स्टेट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में हो जाता है नॉन स्टेट एक्टर आता है, एनजीओस आ जाती है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन आते हैं। क्यों 9 आइडिया रखा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, याद रखना। और ये ठीक है इतना। और इनका जो बुक था ना, इन द बुक आफ्टर हेजेमनी, हेजेमनी आफ्टर हेजेमनी, कॉपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी 1948 में क्यून की बुक थी। यहाँ पर इन्होंने चैलेंजेस को बताया, कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में, समझे। तो फिर यहाँ पर इन पावर एंड गवर्नेंस इन अ पार्शियली ग्लोबलाइज वर्ल्ड, क्यून का ये भी बुक है, याद रखना। यहाँ पर बताया चेंजिंग नेचर ऑफ पावर एंड गवर्नेंस इन वर्ल्ड, जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन ये सब चीज़ आ रहा है तो काफ़ी कुछ बदल रहा है। अब इनकी एक और बुक है ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्यूहोन का बुक है। और क्यूहोन और नाइन दोनों के द्वारा लिखा गया पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। और इम्पोर्टेंट फ्यूचर क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, नो हायरार्की, forces that are ineffective distribution of resources, is not related to military power,
कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या है? बिलीव डिफरेंट फ्रॉम, ये डिफरेंट है रियलिस्टिक से, है ना। रियलिस्टिक किस पे है? स्टेट सेंट्रिक में, और वेयर फोर्सेस इज इफेक्टिव इनटू फॉरेन पॉलिसी, हायरकी रहता है स्टेट सेंट्रिक में। रियलिस्टिक आइडियलिस्टिक बात करते हैं हायरकी की, डोमिनेटेड बाय रहता है मिलिट्री कैपेसिटी। क्यूहोन और नाइन्स क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस अल्टरनेटिव है ये रियलिस्टिक थ्योरी का, रियलिस्ट थ्योरी का। यहाँ पर हाई पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल गेट प्रायोरिटी ओवर द लो पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक। हाई पॉलिटिक्स, अच्छा लो पॉलिटिक्स रहेगा तुम्हारा ये इस पर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में। जोसेफ नाई एक्सप्लेन करते हैं 3D चेस बोर्ड, वर्ल्ड ऑर्डर को एज अ 3D चेस बोर्ड की तरफ कहते हैं, जहाँ पर कहते हैं वर्ल्ड इज यूनिपोलर इन अ मिलिट्रिस्टिक सेंस। तो वर्ल्ड यूनिपोलर है, सबके पास मिलिट्री, सभी के पास मिलिट्री नहीं है, पर इसी बेसिस पे वर्ल्ड यूनिपोलर है मिलिट्री बेसिस पे, और वर्ल्ड मल्टीपोलर है इकोनॉमिक बेसिस पे। तो सभी कंट्री की कैपेबिलिटी नहीं है ना वार करने की, सभी के पास, सभी रिच कंट्री है नहीं, सिर्फ कुछ को छोड़ दो, इंडिया, जापान, रसिया, जापान ने तो रखा नहीं, इंडिया, रसिया, चाइना, यूएसए और भी कंट्री है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में ये सब आ जाएगा। 3D चेस बोर्ड में ये बताया, और ये बताया नो पोल इन कल्चरल और सोशल पावर। सोशल पावर और कल्चरल पावर होता ही नहीं, कोई पोल नहीं है इसका, ठीक ना। यूनिपोलर, अगर मिलिट्री की बात करें तो यूनिपोलर हो जाती है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो मल्टीपोलर हो जाती है। कल्चर वगैरह का कोई जगह नहीं है, जगह नहीं मतलब कोई पोल नहीं है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट यह नहीं है। और इन्होंने बुक में बताया सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नाए बात करते हैं, जोसेफ नाए सॉफ्ट पावर की बात करता है। अचीव गोल थ्रू परसुएसन, धीरे धीरे करके हम गोल को अचीव करेंगे, ना कि फोर्सफुली। नाई का और भी बुक है, पैराडॉक्स ऑफ अमेरिकन पावर, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंट्रोडक्शन टू थ्योरी एंड हिस्ट्री 1997 में। फिर आते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के रिचार्ड रॉसक्रेंस, इनकी भी बुक है राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट 1986 में, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बात करता है, और इंटरनेशनल सिस्टम को दो वर्ल्ड में बांटते हैं, एक मिलिट्री पॉलिटिकल वर्ल्ड और एक ट्रेडिंग वर्ल्ड, ठीक है। जापान एमर्ज किया जिस तरह से पॉलिटिकल मिलिट्री स्टेट वे रिजल्टेड इन सेकेंड वर्ल्ड वार, बट इन द पोस्ट वार पीरियड जापान एडोप्टेड मर्केंटाइल। देखो अभी देखो, मिलिट्री से ट्रेडिंग की तरफ किनका ट्रैवलिंग हुआ है, मतलब कौन मतलब ट्रांसफॉर्म हुए, जापान के बारे एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ख़त्म होने वाला, फिर यहाँ पर आ गया, ये क्या था, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस तो तीसरा था ना, ये इंटरडिपेंडेंस से चौथा आ गया ये इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, या तो फिर न्यू लिबरलिज्म। अब न्यू लिबरलिज्म किस पे फोकस करेगा? इंस्टीट्यूशन फोकस कर रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे फोकस कर रहा है, इंस्टीट्यूशन कलेक्टिव आउटकम पे फोकस कर रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि सिक्योर मेंटेन कर सके, पीस कॉपरेशन कर सके, ठीक ना। फिर जैसे कि बात करें यूरोपियन यूनियन, जिसको कहते हैं सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड अ रेजिम, इनका भी रूल है नाफ्टा। और इंस्टीट्यूशनल लिबरल दो तरह के इंस्टीट्यूशन बात की, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, और इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन आते हैं, जैसे कि IMF और NGO। और इनफॉर्मल में क्या आता है, जो कि अकॉर्डिंग स्टेफन क्रेसनर जो कि सेट करते हैं, एक आता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट प्रिंसिपल पे रहता है, नॉर्म्स रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर अराउंड, देखो यहाँ पर है इम्प्लिसिट या तो फिर एक्सप्लिसिट प्रिंसिपल पे, नॉर्म्स रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, एक्टर अराउंड एक्टर एक्सपेक्टेशन कन्वर्जन गिवन एरिया। तो इनफॉर्मल जहाँ पर रूल्स वगैरह आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, फिर फॉर्मल आता है जो कि इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन IMF वगैरह जो करते हैं। अब देखो मेजर स्कॉलर जो है लिबरलिज्म के कौन कौन है, नॉर्मल एंजल, इनकी बुक क्या है, पैट्रोटिज्म अंडर 3 फ्लैग, ग्रेट इल्यूजन, ठीक ना। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटी,
चार्ल्स बीट, जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1975 में, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1979, माइकल डोएल, लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1986, थियोसाइडियन रियलिज्म 1980 में बुक लाते, फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, डेविड हेल, मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जॉन हॉब्सन, फिजियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैनली हॉफमैन, इंटरनेशनल रिलेशन, द लॉन्ग रोड टू थ्योरी, स्टेट ऑफ वॉर भी इनका है, रिकार्ड रोजरेन, राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट, वुडरो विल्सन, स्टेट एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पीपल, और भी बुक है, अल्फ्रेड जिमरन की थर्ड ब्रिटिश अंपायर 1927, केंथ ओए, कोऑपरेशन अंडर एनार्की 1986, रॉबर्ट क्यूहन, नियोरियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ तक हम कहाँ तक पढ़े हैं? हमने लिबरलिज्म या आइडियलिज्म कंप्लीट किया, आयर का हमने लिबरलिज्म आइडियलिज्म स्टार्ट ख़त्म कर दिया। इसके बाद आएगा रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में।